गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी हैसल रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है उसके भाई की डेथ के बाद, मतलब भाई की जो मर्डर की न्यूज़ सुनती है और उसमें पता चलता है कि जो कल्प्रिट है वो और कोई नहीं, वो डॉन जाय है। डॉन जाय यहाँ पे चीख चीख से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मैंने मर्डर नहीं किया है। और वो बहुत सारी चीज़ों को बताता भी है पुलिस को, और पुलिस जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो वो सब उसे यही बोलते हैं कि तुम पिए हुए हो या तो तुम ड्रंक हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और इस बीच में वो डोरेशन में फंसा देता है फ्लोरा और सौम्या को, और फ्लोरा और सौम्या सबके सामने प्रूव कर देते हैं कि हम लोग तो वहाँ पर इन लोगों के साथ बिजी थे, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्पिशियस जो लुक रहता है वो रहता है एक्चुअली में हमारी शायरा का, क्योंकि शायरा को बॉडी लैंग्वेज ऑफ सौम्या की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेजेस कुछ और कह रही रहती है और वो कुछ और कह रही रहती है, और जिस तरीके से वो कुछ हाइड कर रही रहती है ये सारी चीज़ों से फील होती है। पर यहाँ पर हमारी सौम्या इतनी पावरफुल रहती है और अपने लव लव में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होकर वो उसे कन्विंस कर लेती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसके आगे सौम्या वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है और शायरा जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, तुम जैसा बोल रही हो चीज़ें। तभी सौम्या उधर से उठती है अपने काउच से और उसके पास आकर उसको बैक हक करते हुए उसकी जो वहाँ पर नेक होती है उसे वहाँ पर किस कर रही रहती है। तभी उसे बोलती है प्लीज़ वेट अ मिनट, आई नो कि तुम चाहती हो कि तुम पेरिस में जाने से पहले पहले हम एक बहुत रोमांटिक सी नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, और जिसके लिए मैं मना भी नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले कुछ बना लेना चाहिए, किचन में मैं कुछ खाना बना लूँ उसके बाद हम करते हैं। तो उसे बोलती है ठीक है। सौम्या यहाँ पर ऐसे ही जाती है किचन में, और किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर जाकर बैठ जाती है। और यहाँ पर जो हमारी शायरा रहती है वो अपनी ही जगह पे खोए हुए रह के खाना बना रही रहती है। वो उस समय वहाँ पे नूडल्स बनाती है, और एक सबसे क्विक और चीज़ बनने के लिए नूडल्स ही रहती है जो उसके लिए वो सबसे पहले बनाती है। और जब वो नूडल्स के लिए जो चॉपिंग कर रही रहती है हमारी सब्जियों की, उस समय सौम्या है जो उसे देख रही रहती है। सौम्या को अब रियलाइज होता है कि शायरा बहुत स्मार्ट है, और जब वो ये पता कर चुकी है कि यार मैं एक्चुअली में लॉ स्कूल से पढ़ चुकी हूँ और मैं एक लॉ से मेरा लेना देना है, तो वो ये भी चीज़ बहुत जल्दी पता कर लेगी, हर एक चीज़। और यहाँ पे अब उसे मेरे ऊपर शक हो चुका है तभी वो कर रही है। सौम्या भी वहाँ से उतरती है और पीछे से जाती है और शायरा की जो कमर होती है उस पर टच करने लगती है। शायरा कहती क्या कर रही हो सौम्या, मैं चॉपिंग कर रही हूँ, मुझे चॉपिंग तो करने दो। शायरा कि ये बात सुनने के बाद भी सौम्या रुकती नहीं है। उसका हाथ के मूवमेंट्स उसकी कमर में बहुत बाकायदा चल रहे रहते हैं। धीरे धीरे वो हाथ के मूवमेंट्स करके उसके टमी तक आ जाते हैं। वो टमी पे भी अपने हाथ के मूवमेंट्स बड़े अच्छे से करने लग जाती है। फिर वो थोड़ा सा और मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जो उसके ब्रेस्ट रहते हैं वहाँ की तरफ वो हाथ फैला रही रहती है। तभी वहाँ से शायरा जो होती है उसे धक्का देती है और टर्न होके बोलती है सौम्या, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तो वो एकदम से पास आती है और वहाँ से उसके हाथों से नाइफ हटाती है और बोलती है बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पर इसकी नहीं तुम्हारी। और ये बोलते हुए वो उसकी नेक पे किस करने लग जाती है। शायरा यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होती है जब भी सौम्या इस तरीके से करती है। वो भी अपने हाथ में से सब चीज़ें छोड़कर उसके किसेस को एंजॉय करने लग जाती है, और ये वहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऐसे दीवार के ऊपर टच होकर वहाँ पर एक दूसरे के नेक पे किस करने स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी अच्छे से वो एक किस कर रही थी, तभी सौम्या उसे और प्यार से किस करते करते उसे लव बाइट देने लग जाती है। यहाँ पर शायरा उसे कुछ भी नहीं रोकती है, उस लव बाइट को काफ़ी डीपली तरीके से इंजॉय कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसे जो छोटी सी ड्रेस पहनी रहती है, जैसे शॉर्ट ड्रेस होती है ना, मतलब वन पीस ऑफ शॉर्ट ड्रेस, उस पे हाथ मूवमेंट्स करते करते उसके जो ऊपर की तरफ जो होता है वो उधर जाने लग जाती है, मतलब वो पैंटी की तरफ उधर पे करने लग जाती है, उसे किस करती जाती है, पागलों की तरह किस कर रही रहती है। और अंदर जाके उसका जो बिटवीन द लेग्स होकर वो एकदम से उसमें मूवमेंट करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो हमारी सौम्या रहती है वो बहुत पैशनेट तरीके से करती है, तो यहाँ पर जो हैसल उसे धक्का देती है, बोलती है तुम जाओ यहाँ पर, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, तुम जाओ यहाँ पे, ऐसे बोल देती है। तभी वो उसे बोलती है क्या हो गया है? तो कहती है मुझे खाना बनाने दो, तुम मुझे खाना बनाने दे रही हो। तो कहती है पर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ ना खाने बनाने में। ऐसे बोलकर वो वहाँ पर चॉपिंग कर रहे रहते हैं। तो वहाँ पर वो चॉपिंग के लिए जो नाइफ लेती है और वहाँ पर चॉप करना स्टार्ट करती है, तो ये उसके नेक पे वहाँ पर किस करती है और चॉप के वहाँ पर ऐसे पकड़ती है
और चॉपिंग भी करना स्टार्ट कर देती है। दोनों काफ़ी अच्छे से कर रहे रहते हैं। पर यहाँ पर जो सौम्या के इस तरीके से किसेस करने पर जो हमारी शायरा रहती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। शायरा कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये किस टाइप का रोमांस है, वो नहीं होती। फिर वो अपने हाथों से छोड़ती है, उसे बोलती है कि पहले हम ये काम कर लेते हैं, और ये काम करके वो छोड़ती है और उसे धक्का देते हुए यहाँ पर उसे वॉल पे लगा देती है। अब शायरा सौम्या के ऊपर आते हुए उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। उसका किसिंग इतना डीप होता है कि उसे समझ में नहीं आता, वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करते रहते हैं। उनकी किसिंग का जो लेवल होता है वो इतना हाई होता है, धीरे धीरे किस कर रहे रहते हैं। तभी वो लोग किस करते करते एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह तक किस करते करते मूव होते हैं, और मूव होते होते वो यहाँ से बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। बेडरूम के वहाँ पर जाते से ही वो उसे धक्का देती है, और जो हमारी शायरा रहती है उसे धक्का देती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है, और ऊपर आकर बैठ के उसके दोनों हाथों को टाई करती है और उसको फिर से किसेस करना स्टार्ट कर देती है। उसका इस तरीके से पैशनेट किसिंग यहाँ पर अनकंट्रोलेबल होता है, जो इतने तरीके से बहुत ज़्यादा किस का होता है। और किसिंग सीन एक अपने ही अलग ही लेवल पे किस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये किस बहुत अजीब से थे और इन लोगों को मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ पर जो हमारी सौम्या रहती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है शायरा के, और उसके जो क्लॉथ्स होते हैं उसे रिमूव कर देती है और फ्लोर पे फेंक कर उसको बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। धीरे धीरे उसकी जो ब्रा होती है वो उसको भी रिमूव कर देती है और उसे बहुत बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस करती रहती है। और उसका किसिंग का जो लेवल होता है वो इतना हाई रहता है कि उसे समझ में ही नहीं आता, लेकिन वो बहुत 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 क्यूट तरीके से उसे कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसकी जो पैंटीज होती है उसे रिमूव कर देती है और बिटवीन दी लेग्स वहाँ पर जाकर वो अपने माउथ से वहाँ पर हरकतें करने लग जाती है। उन दोनों का इस तरीके से पैशनेट प्यार करना एकदम हाई स्पीड में और हाई लेवल पे चल रहा रहता है। दोनों को एक अलग ही मज़ा आ रहा रहता है। यहाँ पे सौम्या की आंखों में जो नशा होता है वो बार बार उसे इस तरीके से पैशनेट किस कर से हो रहा रहता है, और यहाँ पे शायरा को भी वो मज़ा इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा रहता है कि उसकी जो किस रहती है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। दोनों अपने पैशनेट तरीके से मतलब इंजॉय कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में सौम्या के भी क्लॉथ्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं, और दोनों वहाँ पर जाकर एकदम से लेटकर बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और इस तरीके से इन लोगों का प्यार से लव मेकिंग हो रहा रहता है। यहाँ पर जब थोड़ी देर में जब दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और फ्लोर पे उनके कपड़े पड़े रहते हैं, और यहाँ पे ये दोनों बेड पे होते हैं, तब वहाँ से एक ब्लैंकेट उठाती है शायरा और सौम्या और उसके ऊपर डाल देती है। यहाँ पे जो सौम्या होती है वो आराम से रिलैक्स होकर, उसकी आंखों में आज भी वो नशा जो रहता है वो अपना ही मतलब परवानों वाली मंजिलें छू रहा था, और उसकी आंखों में वो बहुत प्यार से रोमांटिक से वो नशा दिख रहा था। तभी यहाँ पर जो हमारी सौम्या रहती है वो एकदम से बोलती है कि क्या हो गया है शायरा, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? तो वो कहती है कि पता नहीं चलता है, बट पता नहीं क्यों तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना। जिंदगी में मैंने पहली बार मोहब्बत करी है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। तभी शायरा की ये बात सुन के सौम्या उसे अपने गले लगाती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है, वक्त और हालात इस तरीके से हो सकते हैं कि कुछ समय के लिए हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े, और उस अलग होने पर भी मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि चाहे वक्त कितना भी अलग हो जाए, पर तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा रखते हुए सिर्फ अपनी भरोसा रखना है। और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ प्यार तुमसे सिर्फ इंटीमेट होने के लिए नहीं करती हूँ, या मेरा सिर्फ फिज़िकली तुम्हारे साथ है। मेरा प्यार तुम्हारे साथ बियॉन्ड द फिज़िकल है, जहाँ तुम शायद वो चीज़ नहीं भी समझ सकती है। बोलते हैं ना रूहानी मोहब्बत, मुझे तुमसे वो है, और जब वो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी तुमसे कि कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हें इस तरीके से लगे कि यार बस ये जो होना था वो नहीं होना चाहिए था, तब थोड़ा सा संभल जाना और वक्त और हालात को समझते हुए मुझ पर विश्वास ज़रूर रखना। सिर्फ इतना ही कहूँगी। तभी शायरा कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो?
वक्त और हालात पे ये रखना, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो कहती है ये सही वक्त पे आने पे तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। बस मैं तुमसे अभी इतना ही कहूँगी कि तुम प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखो। एंड यू नो वॉट, आई हैव अ समथिंग फॉर यू, ऐसे बोलती है वो। तो उसे बोलती है कि क्या? तो फिर वो वहाँ से जाती है, एक बहुत प्यारी सी मतलब एक बॉक्स लेकर आती है, उसके हाथ में वो बॉक्स देती है। जैसे इस बॉक्स को वो ओपन करती है तो ये एक डायमंड रिंग रहती है। ये वही डायमंड रिंग रहती है जिसके बारे में हमारी शायरा ने उसे एक फ़ोटो भेजी थी, और उसने कहा था कि ज़िंदगी में मैं ना ये डायमंड रिंग परचेज़ करना चाहती हूँ, बट ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, और ये एक यूनिक सा एलिमेंट है। मतलब ये यूनिक डायमंड है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, और मुझे ये चाहिए था। मैं ये चाहती थी कि मैं ये चीज़ें लूँ। ये चीज़ें हमारी शायरा ने बोली गई थी सौम्या को। और जब सौम्या पेरिस में थी, तो पेरिस में जब वो अपनी मॉडलिंग कर रही थी उस समय ये उसे ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो यहाँ पर जो हमारी ये सारी चीज़ें वो देखती है, तो वो बोलती है कि ये तो वही रिंग है ना जिसके बारे में मैंने तुमसे मेंशन किया था, और मुझे नहीं पता था कि तुम ये मुझे लाकर दे दोगी। तो ऐसे कहती है कि तुम मुझसे कुछ और मांगो और मैं ये लाकर न दूं, इस तरीके से कभी कुछ हो सकता है क्या? बेबी तुम चाहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ लाएं, तो फिर ये क्या बात है? तो उसे बोलती है कि बस चांद तारे मत तोड़ो, बस साथ मत छोड़ना, क्योंकि मोहब्बत में अक्सर धोखा खाया हुआ इंसान बहुत बुरी तरीके से टूटता है। तुम्हें पता है मैंने आज तक कभी किसी का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे ये प्यार व्यार पे कभी बिलीव ही नहीं था। तो वो कहती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अब तो है ना। तो वो कहती है कि बट तुम समझ रही हो ना? वो कहती है बेबी मैं तुम्हें यही कह रही हूँ कि कभी भी कुछ हो तुम मुझ पे भरोसा रखना। थोड़े समय का हमारा बीच का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा। और ऐसे करके वो उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे बोलते है कि कम ऑन। तो उसे बोलते है पर भूख भी लग रही है, तो उसे बोलते है कि तुम यहाँ बैठो, अब मैं खाना बनाऊंगी और मेरे हाथ के नूडल्स तुम खाते रह जाओगे। और साथ ही साथ व्हाट अबाउट हॉट एंड सॉस, क्या बोलती है, हॉट एंड सॉस सूप बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? तो वो कहती है कि हाँ हाँ वो भी चलेगा, पर मुझे ना बहुत सी चीज़ों की भी इच्छा हो रही है, जैसे कि मेरा मन बहुत अच्छे से कर रहा है कि मैं मोमोज भी खाऊं। तो कहती है बेबी मोमोज बनाना वो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, वो बाहर से मंगवा ले। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मंगवा लो, और ऐसे बोलती है बट उसके अलावा मैं तुम्हें वाइट सॉस पास्ता ज़रूर खिला सकती हूँ जो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो उसे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वाइट सॉस पास्ता मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दोनों उठते हैं, अपने कपड़ों को पकड़ते हैं, और कपड़ों भी मतलब क्या, वो लोग जो ड्रेस पहने रहते हैं वो नहीं पहनते हैं। वहाँ से वो जो गाउन टाइप का होता है ना, जो अपनी बॉडी को कवर अप करने के लिए टॉवेल गाउन जिसको बोलते हैं, वो पहन के वहाँ पर जाके अपनी किचन में खाना बनाना लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी हैसल रहती है वो, मतलब जब से वो ये क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन से आई रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रहती है, और वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही रहती है। ये बात न करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को अफेक्ट करता है तो वो हमारी फ्लोरा को अफेक्ट कर रहा था। तो फ्लोरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि भाई ये क्या हो गया है और ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। तो उसे वहाँ से लेते हुए जाते हैं, और ये लोग मतलब जो हैसल का खुद का जो घर रहता है, जो उसके डैड का रहता है, उस बंगलो में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो अंदर जाती है तो रूम्स पे होता है। तभी वहाँ से उसकी मॉम एकदम से भागते हुए आती है कि बेटा बेटा बताओ ना क्या हुआ है, तुम लोग गए थे। तभी हैसल तो मतलब एकदम फ्रोजन स्टेज पे रहती है। तभी यहाँ पे फ्लोरा जो रहती है उसे बोलती है आंटी वो डॉनसाई ने ही किया है। तो कहते वो हमारे घर का दामाद बनने वाला था, वो कैसे कर सकता है? तभी फ्लोरा कहती है कि वो दामाद तो कभी नहीं बनने वाला था, आप लोग इस गलतफहमी में क्यों थे? तो कहते बेटा वो उसकी हैसल के साथ हो रही थी। तभी वो कहते हैं कि पर हैसल के साथ एंगेजमेंट हो रही थी, बट एंगेजमेंट टूट गई थी आंटी। आंटी आई लव हैसल एंड हैसल लव मी, वी बोथ लव ईच अदर। तो यहाँ डॉनसाई कैसे आ सकता है बीच में? और डॉनसाई ने अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो सब शायद हर्षित भैया पे ही उतार दिया। आंटी आप अपने आप को संभालो। और ये बात सुनने के बाद वो एकदम से रो के गिरने लगती है। तभी वो उसे संभालती है। फ्लोरा ये देखती है कि हैसल बिना कुछ बोले चलते चलते अपने रूम के ऊपर चली गई है, और वो वहाँ पर चली गई है।
अब फ्लोरा के सामने दो सिचुएशन रहती है, या उसकी माँ को संभालो या उसको संभालो। तो तभी वो वहाँ से उसकी माँ को संभालती है, उसे बहुत प्यार से कंसोल करती है और उससे कहती है कि जो नहीं होना था वो हो चुका है, बट आंटी आप अपने आप को संभालो। और बेडरूम तक लेकर जाती है, उन्हें वहाँ पे पानी पिलाती है बकायदा, और वहाँ पे उसको ब्लैंकेट से उड़ा के टाई कराती है। जब वो वहाँ से रूम से निकल रही रहती है तभी राजेश खन्ना, जो उसके डैड रहते हैं, वो आकर एकदम से टकरा जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो उसे कहते हैं कि सर मैं ये सब करना भी नहीं चाहती हूँ, बट एक इंसानियत और ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ होती है। यहाँ पर आपकी मॉम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर थी, और मेरा कोई इशू भी नहीं था, बिकॉज वो गिर गई थी। आपको समझना चाहिए कि इस हालात में उनके लिए ये सब चीज़ें क्या है। आप शायद अपनी दुश्मनी को साइड में रखिएगा, बट अभी ये इम्पोर्टेंट है। और मैं सिर्फ वहाँ पर ये देखने आई थी। अंकल, माँ का दर्द ना यूनिवर्सल दर्द होता है। ये वो दर्द है जो हर एक माँ अपने बच्चे के खोने पर महसूस करती है। उससे ना दुश्मनी नहीं की जाती है। माँ का प्यार को कभी कोई नहीं समझ सकता, और आपको समझाना मेरे बस का नहीं है। आप कृपया साइड हटेंगे तो फिर मैं जाऊँ। और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो वहाँ हैसल की तरफ जाती है। हैसल वहाँ रूम पर, मतलब उसका दरवाज़ा लगा रहता है, मीन्स मतलब लॉक नहीं रहता है, बट सिंपल से दरवाज़ा लगा रहता है। जब वो अंदर जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है तो हैसल वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है। फ्लोरा वहाँ पर जाती है और हैसल के हाथ रखती है, और जैसे वो हाथ रखती है तो फ्लोरा की तरफ हैसल एक एक तरफ देखती है, और उसके आंखों में से एक आंसू गिरता है। फ्लोरा उसके और करीब जाती है और उसके आंसुओं को पोंछने के बजाय वो उसको गिरने देती है और उसके सर पे हाथ फेरती है और बोलती है जितना रोना है रो लो। क्या है, अक्सर स्ट्रांग बनकर हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तुम अगर रोना चाहती हो तो तुम्हें बिल्कुल हक है रोने का। और ऐसे बोलती, जैसी ये बात सुनती है, फ्लोरा को सीने से लगाकर, फ्लोरा के सीने पे लगकर वो इतना ज़्यादा रोने लगती है, इतना ज़्यादा रो रही रहती है, इतना मतलब अनस्टॉपेबल रोने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है। और रोते हुए सिर्फ यही कहती है कि फ्लोरा, मैं मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आई आई डोंट लव हिम, आई डोंट इवन लाइक हिम, बट यार वो गया है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मैंने कभी किसी का इतना बुरा नहीं चाहा, और मैंने तो कभी उसका बुरा भी नहीं चाहा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ्लोरा कि ये हुआ कैसे, क्यों मेरे भाई को डॉनसाई ने मारा। डॉनसाई ने किस चीज़ का बदला लिया, कि मैं उसकी नहीं हो पाई इसलिए, या उसे तुम्हें और मेरा रिलेशन पसंद नहीं था इस वजह से उसने मेरे भाई के साथ ये सब किया। हालांकि आई डोंट लव माई ब्रदर, बट यार किसी की भी डेथ मुझसे देखी नहीं जाती है। और वो लड़का जिसको मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन ना चाहकर भी वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, वो मेरे लिए कुछ था। मैं उसे मैं उससे कितना भी दूर चली जाऊँ, लेकिन वो मेरा भाई था। लास्ट टाइम मैंने उससे भी गंदे तरीके से बात करी, और मुझे क्या पता था कि वो बात मेरी ये लास्ट टाइम की बात होगी। मुझे अब बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे उस समय उससे बात कर लेना चाहिए था, समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसको ढंग से बात करना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था कि तू जिस डॉनसाई के चक्कर में फंसा पड़ा है, वही एक 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 इंसान तेरी जान ले लेगा। और आज यही हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्लोरा, मेरी मुझे मुझे बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। फ्लोरा ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में से आंसू रोकती है, और उसे बस सीने से लगाते हुए धीरे से वो उसको बिस्तर पे लेटा देती है और उसके बाजू में आके लेटती है, और वहाँ से उसके बात को कंसोल करती है। फिर धीरे धीरे से वो एकदम से उसके पास जाकर प्यार से उसे बोलती है, हैसल, जो होना रहता है किस्मत में ना, वो होकर ही रहता है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है उसे रोकना। लेकिन एक चीज़ मैं तुमसे हमेशा से कहूँगी, हर इंसानों को उसको एक कर्मों की सज़ा उसे मिलती है। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ है, शायद वो उसकी ही कर्मों की सज़ा उसे मिली होगी। और रही बात डॉनसाई की, तो डॉनसाई भी अपने कर्मों की सज़ा ही भुगतेगा। अब उसने जो किया है उसके लिए भी वो भुगतेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं तुमसे हमेशा कहना चाहूँगी, हर चीज़ में खुद को गिल्टी फील करना बंद करो। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था।
तुम्हारे भाई ने जो किया वो उसकी कर्म थे, डॉनजा ने जो किया वो उसके कर्म थे। तुम्हारा सिर्फ एक इनके साथ लिंक है, बट इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं हो। बट बट हैसल मैं सब बट फ्लोरा मैं सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने दिल को समझाऊं कि अब वो नहीं रहा। उसका उसका बच्चा जब मेरे पास आके बुआ बुआ कहता है तो मैं क्या करूं। तो तभी वहां से हमारी प्यारी सी फ्लोरा रहती है, वो एकदम से हैसल के दोनों गालों को पकड़ के बोलती है, तो वही करो जो जरूरी है। बी अ गुड आंट। तुम बुआ हो उसकी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। तुम उसे स्कूल में डालो, उसके साथ अच्छे से करो। तुम्हारे भाई की जितनी भी बिजनेस डील्स वगैरह है उसमें तुम्हारी भाभी को इन्वॉल्व कराओ, हर एक चीज़ करो। बट अब तुम्हें यही करना पड़ेगा। अब जो हो चुका है उस पर तुम कुछ नहीं कर सकती। एक बात याद रखो, अब इस आगे की जर्नी को तुम्हें ही लेकर चलना है, एंड यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। और ऐसे बोलकर वो उसके फोरहेड पे किस करती है। देखते ही देखते उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं, और फ्लोरा उसकी आंखों को जाकर उसके आंखों में से जो आंसू गिर रहे रहते हैं वो उसे उसे ले लेती है, अपने लिप पे लेती है उस आंसुओं को, जैसे वो पी रही रहती है। बार बार वो धीरे धीरे उस आंसुओं को पीने लग जाती है, और थोड़ी थोड़ी देर में उसकी जो नेक रहती है उस नेक को किस करने लग जाती है, और पूरे गालों पे किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में फ्लोरा ये सब करके देखती है कि अब जो हमारी हैसल है वो शांत हो गई है। तो फिर वो वहाँ से थोड़ा सा दूर होती है और कहती है सो जाओ। तभी वहाँ से हैसल उसको पकड़ती है, उसे कहती है इस समय मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और ये बोलते हुए वो उसको अपने करीब लेकर आती है और उसके साथ लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से लिप किसिंग हो रही रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत क्यूट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। इनकी किसिंग एक बहुत प्यार से होती है। यहाँ पर तड़प वाली किसिंग हो रही रहती है, मतलब एक इंसान दर्द में है और वो तड़प रहा है, और उसको कंसोल करने के लिए यहाँ पर सौम्या उसे यहाँ पर फ्लोरा है उसे किस कर रही रहती है। बहुत प्यार से किस कर रही रहती है धीरे धीरे। तभी वो उसे कहती है कि आज की मेमोरी मुझे मुझे भूलना है, प्लीज़ फ्लोरा मेरी मदद करो। फ्लोरा ये सारी बात सुन के उसके जो शर्ट्स रहती है, उसने जो फॉर्मल शर्ट पहनी रहती है, उसके बटन उसको खोल कर उधर पे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी जो ब्रा रहती है उसके ऊपर भी वो किस करना स्टार्ट कर देती है। पीछे से जाकर वो उसके जो ब्रा के हुक रहते हैं उसे खोल कर वो उसके पूरे शर्ट्स और ब्रा दोनों को रिमूव कर देती है, और धीरे धीरे उसके पैंट्स को भी रिमूव कर देती है, और इस तरीके से उसके साथ प्यार कर रही रहती है। थोड़ी देर में फ्लोरा खुद ही अपने कपड़ों को रिमूव करती है और उसके सामने बैठती है, और धीरे से उसके जो माउथ रहता है उसे अपने अपने चेस्ट के पास लाकर रखती है, और उसे एक छोटे से बच्चे की तरह प्यार से कंसोल कर रही रहती है, और उसके बालों को सहला रही रहती है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, उसी तरीके से यहाँ पे फ्लोरा भी उसको उसी तरीके से प्यार से कर रही रहती है, कि ताकि वो अपना जितना भी जो चीज़ें चल रही है वो उन सबको भूल जाए। और वैसे ही होता है कि जो फ्लोरा रहती है उसके ये सब करने पे थोड़ी देर में जो हमारी हैसल रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ के उसको बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। और किस करते करते उसका जो हाथ रहता है वो फ्लोरा की बॉडी पे ही मूवमेंट कर रहा रहता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरा अपने बॉडी से वो हाथ हटाकर उसके हाथों को टाई करते हुए उसके ऊपर आके उसे बहुत प्यार से कंसोल करना स्टार्ट करती है। उसे वो प्यार से लव मेकिंग कर रही रहती है। उसके जो दोनों लेग्स को ओपन करके वो वहाँ पर जो रहता है, दोनों लेग्स को ओपन करके धीरे से वहाँ पर जाती है, और और वहाँ पर हरकतें करती है, उसके मूवमेंट्स करती है, और इस तरीके से वो धीरे धीरे उसके मूव करते करते उसे बहुत प्यार से कंसोल करने लग जाती है। थोड़ी देर में जो फ्लोरा रहती है वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देती है, और किसिंग वो कंटिन्यू चालू ही रखती है। हैज़ल थोड़ी देर के बाद अपना सेटिस्फाइड हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है, और एकदम से नॉर्मल हो जाती है। फ्लोरा उसे अपनी बाहों में लेती है, उसे हग करती है। इस टाइम पे फ्लोरा अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करती, क्योंकि वो उस वैल्यूएबल सिचुएशन में नहीं रहती है जिस वर्नेबल सिचुएशन में हमारी
हमारी हैसल रहती है, हैसल को गिल्टी फील होता है और उस गिल्ट को हटाने के लिए वो करती है। इस तरीके से वो दोनों बहुत प्यार से एकदम लव मेकिंग करते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है तो जहाँ हैसल होती है वो सो रही रहती है, पर फ्लोरा जो रहती है वो उठकर अपने कपड़े वपड़े लेकर वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ से फ्रेश होकर एक एक वहाँ पर एक जो नोटपैड रहता है उस नोटपैड पे लिख देती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मैं जब भी ज़रूरत होगी मुझे कॉल करके बुला लेना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो हैसल होती है वो करीब बहुत थोड़ा सा लेट उठती है और जब वो उठती है तो वो नोट पढ़ती है, उसे याद आता है। फिर जैसे वो यहाँ से बाहर नीचे जाती है तो नीचे उसको याद आता है कि यहाँ पर शोक सभा जो चल रही रहती है। अब वहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर्स आ चुके रहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर आती है और वो कहते हैं कि आपको अब अपनी बॉडी को क्लेम करने के लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। हैसल जो रहती है वो फ्रेश भी नहीं हुई रहती है, लेकिन वो 1 मिनट भी रुकती नहीं है और वहाँ से एकदम से मतलब अपने बोलती है कि 2 मिनट रुको, और 2 मिनट में जाके वो अपने कपड़े चेंज करती है, थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम अपने ऊपर मारती है और वो फटाक से यहाँ से भागती है। जब वहाँ पर जो मॉर्गेज हाउस रहता है वहाँ पर जाके बॉडी को जब वो लोग कलेक्ट करते हैं, तब वहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है कि तुम्हारे भाई के और उसके बीच में हाथापाई हुई थी। भाई के जो बॉडी में ना थोड़े से स्किन्स के मार्क मिले हैं, और जो एक्चुअली में जो डीएनए टेस्ट करा गया है वो डीएनए एक्चुअली में डॉन का ही है। और और दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई हुई थी, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे लड़ने के लिए। और यहाँ पर जो होता है कि तुम्हारा भाई इतने आसानी से मारने देना नहीं चाहता था, बट यहाँ पर बहुत लड़ाई होने के बाद एकदम से वो अटैक किया गया है। एंड इनकी हाथापाई वगैरह ये सब देख के ये साफ पता चल रहा था दे हैविंग अ ह्यूज फाइट। और इसमें से जो सामने वाला था वो काफ़ी गुस्से में था और उसका एंगर इशू का लेवल जो था वो बहुत 3 गुना हाई था एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे भाई से। तो उस जो भी बंदे ने ये मारा है, मैं नहीं कह सकता कौन ने मारा है, लेकिन उसने अपने फुल फोर्स एंड अट्रैक्शन से उसको इतना मारा है। और उसने एक बार नहीं, उसने 3 से 4 बार वहीं पे नेक पे मारा है। और लास्ट में उसने आधा पेन तोड़कर उसके ऊपर जो अपना आधा पेन जो अंदर तक निब, देखिए यहाँ पे निब अंदर दिख रही है आपको, ये अंदर तक घुस गई है। और फिर उसने पेन तोड़कर वहाँ पर अपने जो फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर होते हैं वो रिमूव किया गया है, और वो सब फेंक दिया, उसको जलाने की कोशिश करे, ये सब चीज़ें हैं। सो दिस इज़ अ लाइक ब्रंटली मर्डर। ये कोई हाई लेवल के गुस्से पे किसी ने किया है। ये सब सुनने के बाद हैzel बोलती है कि वो तो डॉनसाई ने किया है, वो तो उसको जेल होके ही रहेगी और वो सब तो हो जाएगा, क्या हम बॉडी क्लेम कर सकते हैं? तो उसे बोलती है कि हाँ आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। और फिर वो बॉडी वो लोग क्लेम करते हैं और अपने घर पे लेके जाते हैं। यहाँ पर जो हैसल रहती है वो फ्लोरा को बोलती है कि भाई की बॉडी मिल चुकी है और अब उसका अंतिम संस्कार होगा, तो तुम आना चाहोगी क्या? फ्लोरा एकदम से बोलती है ज़रूर मैं आना चाहूँगी, और यहाँ पर वो चुपचाप आ जाती है। पूरे मीडिया पे ट्रोलिंग्स वगैरह ये सब चल रही रहती है, मीडिया यहाँ पर भी आती है, तो हैसल और फ्लोरा को साथ में पाई जाती है, जिनसे उनको पता चलता है कि उनकी फ्रेंडशिप जो है वो जेन्युइन फ्रेंडशिप है। और ये जो डॉन्स है और इन लोगों ने जो ये सब हरकतें करी है, ये क्या था मकसद, ये मीडिया में पूरे जोरों शोरों पे अपना लेवल हाई रहता है। जब यहाँ अंतिम संस्कार हो रहा रहता है तो इस अंतिम संस्कार में शायरा तो आती है पर सौम्या नहीं आती है। तभी यहाँ पे हैसल पूछती है सौम्या कहाँ है? तो वो कहती है कि वो तो पेरिस चली गई हैं, उनका मॉडलिंग का था, आपको बताया तो था मॉर्निंग के टाइम पे। तो कहती है कि हाँ। और ये बात यहीं पर थोड़ा हो जाती है। शायरा भी वहाँ पर आती है और इनका पूरा अंतिम संस्कार होता है और पूरा होता है, और अंतिम संस्कार में घर से लेकर जाया जाता है। बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है और जहाँ पर उसको जलाया जा रहा रहता है। फ्लोरा की भी आंखों में से अब पहली बार आंसू गिरते हैं और फ्लोरा यहाँ पे बहुत रो रही रहती है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। हैzel फर्स्ट टाइम फ्लोरा को इतना रोते हुए देख के अजीब सा फील करती है और वो उसे साइड हग करती है। शायरा यहाँ पर देख के थोड़ा शॉक्ड होती है कि फ्लोरा क्यों रो रही है, पर वो ये समझती है कि ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है,
इस वजह से वो रो रही है। हर्षित राणा के जाने के बाद जो राजीव खन्ना रहते हैं वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा क्रूअल टाइप का बिहेव करने लगते हैं। अब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रूअल ये सब आने लग जाता है और तभी वो वहाँ से एक बंदे को बुलाते हैं और एक बंदे को बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो उसे बोलते हैं। यहाँ पर जो डॉन साई के डैड रहते हैं, वो पॉलिटिशियंस रहते हैं, वो बार बार एक ही स्टेटमेंट पूरे मीडिया को दे रहे थे, मेरा बेटा गिल्टी नहीं है, मेरा बेटे ने कुछ किया ही नहीं है, मेरा बेटा बेगुनाह है और मैं ये साबित करके रहूँगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ वो बोलता है, यहाँ पे हर्षित के जो फादर मतलब राजीव खन्ना जो रहते हैं वो यही बोलते हैं कि मैं मेरे बेटे को इंसाफ दिला के रहूँगा और देखता हूँ कि किसके हिम्मत है, अगर ये डॉन साई ने नहीं किया है तो जिसने भी किया होगा मैं उसको भी मारूंगा। यहाँ पर जब शायरा अपने घर पे चली जाती है तो उसे ना एक कोरियर वाला आता है। जब वो कोरियर वाला आता है तो उसमें ना बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स रहती है और साथ ही साथ दो बॉक्सेस रहते हैं। वो ये बोलती है कि ये किसने दिया, तो कहते हैं कि ये मैम आपको डिलीवर करने के लिए हमें बोला गया था और हम तो कोरियर सर्विसेज वाले हैं, हमें नहीं पता। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर सौम्या का ही वो पूरे फ्लावर्स रहते हैं, सौम्या ने पूरी चॉकलेट्स भिजवाई रहती है, सौम्या ने एक बॉक्स भेजा रहता है जिस बॉक्स में उसके सैनिटरी पैड्स रहते हैं, उसमें उसके पूरे शैम्पूस रहते हैं और उसमें पूरे उसके मेकअप का किट रहता है और सब कुछ रहता है। और वो चीज़ें रहती हैं जो एकदम हाई फाई लेवल्स के रहती हैं, जो मतलब एक बहुत कॉस्टली टाइप की चीज़ें रहती हैं और जो उसकी ब्रांडेड रहती है और यूनिक कलेक्शंस रहते हैं। वो चीज़ें आती है और उसमें लिखा रहता है तुमने ये सब चीज़ों की डिमांड करी थी मुझसे ऐसी, तो मैं क्यों ना तुम्हें भेजती। फिर वो दूसरा बॉक्स की तरफ देखती है तो वो बॉक्स लॉक रहता है और उसके कीज नहीं रहती, लेकिन उसके ऊपर एक लेटर रहता है। वो उसे पढ़ती है तो उसमें बोलते हैं कि सौम्या लिखती है कि मुझे पता है कि तुम इस बॉक्स को ओपन करने के लिए वो कीज सोच रही हो कि, पर ये कीज अभी ज़रूरत नहीं है, सही वक्त पे आने पे ये कीज तुम्हें मिल जाएगी और तुम इस बॉक्स को ओपन करके ज़रूर देखना। तब तक मेरा इंतज़ार करना और मुझसे उतना ही प्यार करना जितना आप करती हो। वक्त और हालात थोड़े अजीब हो सकते हैं, कुछ समय के लिए हमें शायद अलग रहना पड़े, पर मेरी जान मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कल करती थी। जस्ट स्टे। ये बात सुनने के बाद हमारी शायरा जो रहती है अब उसको थोड़ा सा सस्पिशियस सा कुछ लगने लगता है। तभी वो वहाँ से फ़ोन उठाती है और अपने एक बंदे को बोलती है, मुझे हर्षित राणा के मर्डर केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब कैसे तुम नहीं जानते करो। तभी वो वहाँ से बंदा बोलता है कि समय लग जाएगा, तो कहती है समय ही तो नहीं है, थोड़ा सा जल्दी करो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे होगा क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।